ನಮಸ್ಕಾರ ನ್ಯೂಸ್ 92ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮುಲ್ಲಾ. ರಾಜ್ಯದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನ್ಯೂಸ್ 92 ಇಂಡಿಯಾ. सरकारी इंजीनियर वहाँ डैम बनाता है जहाँ वो नदी को ठीक से रोक सके, आगे पानी ना जाए. वो नीचे भी उसमें कांच डाल के जो नीचे से पानी धरती में जाता है उसको भी रोक देता है. क्यों रोकता है? मैंने इंजीनियरों से पूछा, यार ये धरती का पानी क्यों रोकते हो? बोला हमें डर रहता है कि हमारे सीपेज होगा तो डैम टूट जाएगा और बहुत बड़ा नुकसान होगा, लोग डूब जाएंगे नीचे, इसलिए हम सेफ्टी के लिए उसको नीचे से बिल्कुल रोक देते हैं. मैंने किसी डैम में भी ये सेफ्टी नहीं की, लेकिन मेरा डैम आज तक नहीं टूटा. पिछले 4 दशकों में 14,000 डैम और इस दुष्ट सरकार से कभी एक पैसा नहीं लिया, एक पैसा किसी कॉर्पोरेट से नहीं लिया. सारे के सारे डैम हमारे गांव के किसानों ने इकट्ठे होकर बनाए, अपनी मेहनत से बनाए, अपने पसीने से बनाए, और उन पसीने से बनाए हुए डाकुओं ने अपनी बंदूकें छोड़ी और 14 नदियों को हमने जिंदा किया इन पिछले 42 सालों में पानी के काम से. इसलिए दोस्तों, अभी भी भारत में पानी की विद्या बची हुई है, लेकिन पानी की विद्या मेहनत से आती है, मशीनों से नहीं आती. मशीनें उस विद्या के दुश्मन हैं, उस विद्या को तोड़ते हैं. इसलिए यदि आज इस संस्कृति और खेती के सम्मेलन में हमें अपने कॉमन फ्यूचर को बेहतर बनाना है, अपने भविष्य को अच्छा बनाना है, तो जरा इस शिक्षा को छोड़ो और थोड़ा विद्या ग्रहण करने की कोशिश करो. ये शिक्षा तो आपको लुटेरा ही बनाएगी. ये अतिक्रमण करना सिखाती है, प्रदूषण करना सिखाती है और शोषण करना सिखाती है. इस देश में, दुनिया में सबसे बेस्ट इंजीनियर वो होता है जो मैं मिनिमम टाइम में मैक्सिमम एक्सट्रैक्शन कर सकता हूँ इस नेचर का. दैट इज द बेस्ट इंजीनियर. तो एक्सट्रैक्शन यदि आपकी शिक्षा है तो फिर उसमें से पॉल्यूशन भी होगा, फिर उसमें से जो पावरफुल होगा, आपका अडानी पूरी भारत के सारी चीजों पे कब्जा कर रहा है ना. क्यों कर रहा है? बोलो ना. शिक्षा से, क्योंकि उसके पास ये लूटने वाली, प्रदूषण करने वाली, अतिक्रमण करने वाली सबसे ज्यादा शिक्षा है. शिक्षा हमें केवल प्रॉफिट के लिए पाते हैं हम लोग. शिक्षा हमें केवल लाभ सिखाती है, विद्या लाभ नहीं सिखाती, विद्या शुभ सिखाती है. और शुभ जो होता है वो सबके भले के लिए होता है, वो हमारे कॉमन फ्यूचर के लिए होता है. शुभ हमें अध्यात्म सिखाता है, अध्यात्म, जिसको आप स्पिरिचुअल कहते हैं. स्पिरिचुअल का जो कोर है वो है जो सबके शुभ के लिए, सबके भले के लिए ना केवल सोचता हो, सबके भले के लिए करता हो, सबके भले के लिए जीता हो, सबके भले के लिए, दूसरों को जीने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, उनके जीवन को सुरक्षित करने में मदद करता हो, वो शुभ होता है. लेकिन इस शिक्षा को पाने वाले लोग केवल लाभ 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 लाभ, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट. और वो खेती में भी प्रॉफिट देखेंगे महादेव, तो तुम्हारी ये जिस खेती का पाठ तुम यहाँ पढ़ा रहे थे वो चलेगा नहीं. थोड़े दिन तुम्हें सुनेंगे क्योंकि तुम्हारा भाषण बहुत अच्छा है, बाद में नहीं करेंगे. इसलिए शिक्षा जो है वो नहीं करने देगी. जब तक हम विद्या पर नहीं जाएंगे, जो हम जानते हैं उसको करने लगे और सब करने लगे मेहनत से, तब तक ये धरती बेहतर नहीं होगी. इसलिए मैं जिद्दी साहब को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे राजस्थान से यहाँ बुलाया, और आपके शिक्षण संस्थान को भी धन्यवाद देता हूँ कि मेरे जैसे पागल को उन्होंने खड़ा किया आपके सामने सुनने के लिए. हाँ, मुझे लोग पागल कहते हैं कि राजेंद्र भाई जो है ना वो दुनिया का पागल है, पर दुनिया में जब कुछ नया होता है तो फिर इस पागल को ढूंढते हैं. अभी जब ड्राउट का वर्ल्ड कमीशन बन रहा था तो मेरे पीछे 8 दिन तक UN, वर्ल्ड बैंक, ये सब पढ़े रहे कि भाई आपने ही ड्राउट एंड फ्लड मिटिगेशन और अडेप्टेशन किया है, तो आप हमारे पीपल्स वर्ल्ड कमीशन ड्राउट एंड फ्लड के चेयर करिए. तो फिर मेरे जैसे पागल को बना लिया. मैं तो नहीं बनना चाहता था क्योंकि मुझे प्रोटोकॉल फॉलो करना नहीं आता. मैं तो अपनी विद्या से चलने वाला हूँ. खैर, उन्होंने मेरी सब बातें मान ली, इसलिए मैं बन गया. दोस्तों, मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ. मुझे याद है जब 40 साल पहले हमने काम शुरू किया तो हमने एक बात सीखी थी जो आपको भी सिखाना चाहता हूँ. खेत का पानी खेत में,
गांव की माटी गांव में, हर घर में बने गोबर का खाद, हर घर में रहे हमारा बीज। हम करेंगे पैदा अपने खाद और बीज से, ना जाएंगे दुकान पर और ना लाएंगे खरीद कर कुछ। दोस्तों, मैं बस एक नारा लगा के अपनी बात खत्म करता हूं। मैं बोलूंगा, नीर नारी नदी। नीर माने पानी, जल, नीरा। नारी माने, नारी कौन होती है? स्त्री। नारी स्त्री भी होती है, प्रकृति भी होती है, धरती भी होती है। नारी वो होती है जो जन्म देती है, जो क्रिएट करती है, क्रिएटर। नदी, नदी वो होती है कि इस दुनिया की कोई सभ्यता ऐसी नहीं है जो बिना नदी के बसी हो, बनी हो। तो जितनी भी सिविलाइजेशन है इस प्लेनेट पर वो होती है। हम जब अपने भगवान को जानते थे तब हम भारत के लोग इन तीनों को नारायण की तरह सम्मान करते थे। हम जब भारत के लोग भगवान को जानते थे तभी तक नीर, नारी और नदी को नारायण की तरह सम्मान प्राप्त था। इसलिए मैं अपनी बात के अंत में बस एक नारा लगाऊंगा। आपको 4 बार बोलना है, नारायण 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 नारायण। मेरा नारा पूरा होने के बाद ये मेरी बात का समापन है। लेकिन भगवान को और नीर, नारी, नदी को समझने वाला सच्चा आध्यात्मिक पुरुष होगा जो इनको सम्मान करेगा और भगवान को जान के उनके प्रति उनके मन में भाव पैदा करेगा। नीर, नारी, नदी। मजा नहीं आया भाई? नहीं। सब बोलेंगे, इधर के लोग कम बोल रहे हैं, बच्चे लोग पीछे नहीं बोल रहे हैं। मुट्ठी बीच के जोर से बोलना है और जब तक सब नहीं बोलेंगे मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। भले जिद्दी साहब कहें मंच से छोड़ दीजिए, मैं नहीं छोड़ूंगा, लेकिन जब तक सब नहीं बोलेंगे तब तक मैं नहीं हटने वाला। नीर, नारी, नदी। नारायण नारायण। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद राधे। कॉन्वेक्स डिजाइन के डैम बनाए, जहां जेंटिल स्लोप थे वहां सीधे डैम, और जहां नेचुरल डिप्रेशन था वहां कॉनकेव। इसलिए दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ये जो हमारी आधुनिक शिक्षा है ये हमारे पहले माइंड को पोल्यूट करती है और फिर हमारे हाथों को कमज़ोर बनाती है, मेहनत करना छुड़ाती है। जब हम मेहनत करना छोड़ देते हैं तब प्रकृति के साथ अन्याय करते हैं, तब हम प्रकृति का शोषण और प्रदूषण करते हैं। इसलिए आज की पढ़ाई में केवल हम 3 चीज़ें सीख रहे हैं। एक तो है, जब जैसे जैसे बड़े बनते हैं तो हम एनक्रोचमेंट करने लगते हैं कॉमन प्रॉपर्टीज़ पर, नदियों पर, तालाबों पर। अरे ये बीजापुर शहर हिंदुस्तान का वो शहर है जहाँ सबसे ज़्यादा प्राचीन जल संरचनाएं थी, बावड़ियाँ थी, ताल थे, एक से एक सुंदर, और हर ताल ऐसा सुंदर था जहाँ जाके लगता है कि ये मंदिर है या मस्जिद है या गिरजा। सुंदर। उस आदिल शाह को याद करना चाहिए जिसने उस जमाने में इस शहर को पानी पिलाया था। हम लोगों ने अपनी मूल ज्ञान को भुला दिया। बीजापुर में पानी का जो सबसे उत्तम इंतज़ाम था उस ज़माने का, उसको जानना चाहिए। वो शिक्षा से नहीं हुआ था, वो विद्या से हुआ था। जो ज्ञान था उस विद्या के साथ हुआ। इसलिए जहाँ जहाँ हमने भारत में पानी का काम करके खेती को ठीक किया, वहाँ उजड़े हुए लोग बिना सरकारी मदद के, मैंने 14,800 डैम बनाए, लेकिन सारे डैम ऐसी जगह बनाए जिससे नदियाँ जिंदा हुई। सरकार जहाँ डैम बनाती है वहाँ नदी की हत्या करती है। एक भी डैम भारत सरकार ने ऐसा नहीं बनाया जिससे नदी को लाइफ मिलती हो। मैंने 14,800 डैम बनाए, सारे डैम ने नदियों को जिंदा किया। 14 नदियाँ जिंदा हो गई इस धरती पर।
आपके कर्नाटक में भी ईचन हल्ला को छोटी छोटी बराज बना के जिंदा किया, जो मरा हुआ था अभी भी उसमें पानी बह रहा है, इस ड्राउट में बह रहा है जब सबसे कम बारिश हुई है। हम डैम बनाते हैं वहां पर जहां जियो हाइड्रो साइंस को समझकर उसके नीचे के जो फ्रैक्चर्स हैं उन फ्रैक्चर्स के ऊपर बनाते हैं, जिससे ऊपर का पानी धरती को हमने मंदिर में बैठा दिया है और अल्लाह को हमने कुरान में बैठा दिया है और गिरजा ये सब धर्मों को बांट दिया है। ये जो धर्म बांटने की कला है ये ज़्यादा पुरानी नहीं है। हम लोगों को जब इस प्रकृति से दूर किया तब से ये खेती बटी है। इसलिए दोस्तों, यदि भारतीय साहित्य को देखना है और इस खेती के सम्मेलन में जो जिद्दी साहब ने आप सबको बुलाया और ये संस्थान ने और हमारे दोस्त दलवी भी यहाँ हैं, मैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप सीरियसली इस प्रकृति के बारे में समझना चाहते हैं तो इस शिक्षा में नहीं है। ये शिक्षा हमें तोड़ती है इस प्रकृति से। हमें विद्या को जानना होगा। विद्या क्या है? विद्या वो होती है जिसको आप जानकर अपने ज्ञान तंत्र से, अपने नॉलेज सिस्टम से अभ्यास करने लगते हैं। दोस्तों, मैं जब सरकार में था, मैंने सरकार छोड़ के जब मैं अपने गाँव में गया, लोग उजड़ रहे थे, बीमार थे, तो उन्होंने कहा पानी का काम करना है। मुझे पानी का काम करना नहीं आता था, मैं मेडिकल साइंस का आदमी था। एक बूढ़े आदमी ने मेरी 2 दिन में 2 PhD कंप्लीट की। कोई यूनिवर्सिटी है इस दुनिया में जो 2 दिन में 2 PhD कंप्लीट करा दे? कैसे की वो जानने की ज़रूरत है। सबसे पहले दिन जियो हाइड्रो साइंस में मेरी PhD की, चमड़े के चरस में बैठा के 150 फीट गहरे कुएं में डाल दिया और एक कुएं में नहीं, मेरी PhD को 25 कुओं से वेरीफाई किया। मेरी PhD 3 प्रोफेसर ने वैलिडेशन नहीं की, मेरी PhD 1 दिन में हुई और उसका वैलिडेशन 25 कुओं से हुआ। 25 कुओं में डाल के पूछा कि ये यहाँ कैसे फ्रैक्चर्स हैं, पानी कहाँ जाएगा, सूरज को पानी सूरज से बचाना है, सूरज की चोरी रोकना है। 1 दिन में सिखा दिया। दूसरे दिन नेचुरल इंजीनियरिंग में नदी जहाँ से शुरू होती थी, जब वो पहले बाढ़ लाती थी, कहाँ बाढ़ आती है, क्यों बाढ़ आती। बीजापुर भारत का वो महत्वपूर्ण शहर है जहां आदिल शाह के ज़माने में पानी के संरक्षण की बहुत सुंदर और बड़ी माकूल व्यवस्था थी उस ज़माने में। और तब तो इस शहर की आबादी भी 4 लाख थी, अभी तो लगभग आधी रही है। पर फिर भी उस ज़माने में जो जल संरचनाएं बनी थी उनको आज़ादी के बाद जितने अच्छे से रखना था वो अच्छे से नहीं रही। जल संरचनाएं बिगड़ गई। बीच में जब MB पाटिल यहाँ वाटर रिसोर्स मिनिस्टर थे तब उन्होंने कुछ जल संरचनाओं को रिजुनेट करने का काम किया था और एक पूरे देश का एक नेशनल कन्वेंशन पानी पर यहाँ हम लोगों ने आयोजित किया था। उस टाइम में पूरे देश से लोग आए थे पानी का काम देखने के लिए। लेकिन इस सारे कामों को जिस तरह की हमेशा व्यवस्था चाहिए, उनका मैनेजमेंट सिस्टम हो, उनकी सफाई हो हर साल, वो नहीं हो रही है। मैं समझता हूँ कि बीजापुर को यदि देश का पानी का आइडियल मॉडल बनना है तो जो भी यहाँ की पुरानी जल संरचनाएँ थी, चाहे वो रामलिंगम तालाब हो, चाहे ताज बावड़ी हो, जितनी भी जल संरचनाएँ हैं उन सब को ठीक करना, उन सबको मरम्मत करके रखना। और यदि ये बीजापुर अपनी इन जल संरचनाओं को ठीक नहीं रखेगा तो फिर ये बेपानी होगा। बीजापुर एक तरफ पानी का उत्तम व्यवस्था का उत्तम मॉडल है, दूसरी तरफ पानी की कमी का भी मॉडल है। इसलिए यहाँ 7 नदियाँ होते हुए भी जब बारिश होती है तो डोन नदी में बाढ़ आ जाती है, पूरा डूब जाता है। जब बारिश नहीं आती तो सूखा आ जाता है। यदि बीजापुर को बाढ़ सुखाड़ से मुक्ति की युक्ति ढूंढनी है तो बीजापुर के किसानों को
पानी के संरक्षण के काम में जुटना होगा और ये जो पुरानी जल संरचना है उनको ठीक करना होगा। और बादल जो यहाँ पानी लेके आता है उसको मिट्टी में इकट्ठा करके रखेंगे तो ये जगह पानीदार रहेगी। यदि नहीं रखेंगे तो बेपानी होके फिर वैसा ही होगा जैसे ये पहले एक बार उजड़ चुका है। इसलिए पानी की कमी के कारण ये दोबारा ना उजड़े, उसके लिए हम लोग जागरूक होके अच्छे से इस शहर को पानीदार बना के रखें और पुरानी जल संरचनाओं को ठीक रखें।